हेलो एंड वेलकम टू प्लस क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अच्छे सेहत के साथ होंगे। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में आपके सिलेबस में 4 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स मेंशन किए गए हैं। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका हमने पहले ही लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में डिस्कस किया था जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। लेकिन आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली 4 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को मेंशन किया गया था, जिसमें हमने ऑलरेडी आपका एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल और एम एस पावर पॉइंट कंप्लीट किए हुए हैं। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में जानेंगे, इसके रिलेटेड टर्म्स जानेंगे और जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्यों वजूद में आए, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है इंक्लूड किया गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में। देखें, इससे पहले डेटाबेस हम समझे, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जो नॉर्मल फाइल सिस्टम था, जहां पे हर एक बंदे के लिए अलग अलग फाइल बनती थी, ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल बनती थी। ये फाइल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाती थी और इस वजह से फाइल एक्सप्लोजन हो गया था, ठीक है। बहुत सारे फाइल्स को अलग अलग हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, जिसका मैंने आपके साथ पहले भी जिक्र किया था जब हमने टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था। तब भी मैंने आपको ये बताया था कि कब स्टार्ट हो गया था, एग्जैक्टली कब स्टार्ट हो गया था ये टेबुलर फॉर्म में डेटा को कन्वर्ट करना। ये फाइल सिस्टम से जब तंग आ गए लोग, तो उन्होंने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम वजूद में लाया जिसमें ये फाइल सिस्टम का कॉन्सेप्ट ना हो बल्कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का कॉन्सेप्ट हो, जहां हम डेटा को रोज एंड कॉलम्स में रख सकें। लेकिन रोज एंड कॉलम्स में तो हम स्प्रेडशीट में भी रखते हैं, जैसे आपका जो है एक्सेल वगैरह है, उसमें हम एक्सेल जो है वो हमारे पास स्प्रेडशीट है, बल्कि ना कि डेटाबेस। देखिए, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है? स्प्रेडशीट का मतलब होता है डेटा को हम रख सकते हैं रोज एंड कॉलम्स में, बिल्कुल, लेकिन मैन्युअली अगर हमने कोई डेटा अपडेट करना है, कोई डिलीट करना है, वो हमें मैन्युअली यहाँ पे अपडेट या डिलीट करना होता है। और स्प्रेडशीट्स का ज़्यादातर जो पर्पज़ है, ज़्यादातर जो इसका मकसद, जिस मकसद के लिए इनको बनाया गया है, वो कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए इनको बनाया गया है, ठीक है। जैसे आपका एम एस एक्सेल है, जहाँ पे आप सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, या बाकी कोई कैलकुलेशंस करना चाहें तो वो आप एम एस एक्सेल में कर सकते हैं। लेकिन ऐसे डेटाबेस, ऐसे एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जहाँ पे हमारे पास डेटा टेबुलर फॉर्म में भी रहे, लेकिन उसका रिट्रीवल, उसका अपडेशन, उसका डिलीशन बहुत ही आसान हो जाए, ठीक है। इसलिए इस एक कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी। पहले तो बहुत लोगों ने ट्राई किया था, ठीक है, यानी कि पहली बार जिसने डेटाबेस का कॉन्सेप्ट लाया था, जिसने पहली बार डेटाबेस को वजूद में लाया, वो थे एक शख्स जिनका नाम था चार्ल्स बैचमैन। चार्ल्स बैचमैन ने 1960 में डेटाबेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। इन्होंने ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट पहले दिया था। इसके बाद फॉक्स आया, बोरलैंड आया, हर एक ने जो है डेटाबेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पहली बार अगर किसी ने वजूद में लाया डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, वो था माइक्रोसॉफ्ट, और उस एप्लीकेशन का, उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में ऐड किया गया था ताकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाले, उनको कोई भी ज़रूरत ना पड़े कहीं किसी और डेटाबेस को इस्तेमाल करने की, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है। अब आपको समझ आया स्प्रेडशीट क्या होता है, मैं अब आपको समझाता हूं कि डेटाबेस होता क्या है। देखिए, आपके पास टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में डेटा है, ठीक है। अगर खाली टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में डेटा है तो यहाँ पर आपने कोई डेटा डिलीट करना है या कोई डेटा जो है उसको अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं इस तरह से, आपके पास एक एक्सेल शीट है, यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है या स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। मान लीजिए एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है। अब किसी एम्प्लॉय की जो है उसकी जो है प्रमोशन वगैरह हो गई, ठीक है, या उसकी सैलरी में कुछ अपडेशंस आ गए, तो आपने मैन्युअली यहाँ हर एक सेल में जाना है, फिर उसके सैलरी को अपडेट करना है, फिर उसके डेजिग्नेशन को अपडेट करना है। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस था, ठीक है। तो स्प्रेडशीट में ये काम जो है, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में लाखों एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ एक एक एम्प्लॉय के रिकॉर्ड में जाना, फिर उसको अपडेट करना, ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस था। इसलिए एक ऐसा सिस्टम वजूद में आया जहाँ आपके पास जो टेबल्स है, इनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, इन टेबल्स को ज्वाइन किया जा रहा है, इनको लिंक किया जा रहा है, इन टेबल्स को, छोटे छोटे टेबल्स को। और उसके बाद इनमें जो डेटा रखा जाता है, उस डेटा को हम जो है बड़े ही आसान तरीके से अपडेट कर सकते हैं, उसको उसको डिलीट कर सकते हैं, अगर हम डिलीट करना चाहें, उसमें और इंसर्शन कर सकते हैं, और डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ये सभी काम जो है हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास जो है फ्रंट एंड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फ्रंट एंड क्या होता है? यानी कि आपके पास एक ऐसा इंटरफेस हो जो यूज़र फ्रेंडली हो, जिसको कोई भी
जिसको कंप्यूटर की ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज ना हो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर आप बैंकिंग में जाएंगे तो बैंकिंग में जो लोग काम करते हैं वो सभी टेक्निकल लोग नहीं होते हैं, ठीक है। वो सीख लेते हैं इस सॉफ्टवेयर को चलाना, और उनके पास ये टेबुलर फॉर्म में डेटा नहीं आता है, बल्कि उनके सामने एक फॉर्म आ जाता है। उसी फॉर्म में वो डिटेल्स जो है सर्च वगैरह करते हैं, उनके पास सामने जो है सभी रिजल्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद वो आपको बताते हैं आपकी कितनी बैलेंस है, आपने कब कब ट्रांजैक्शन की है, आपका जो है ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये सभी काम वो जो है यूज़र फ्रेंडली तरीके से कर सकते हैं। हमें चाहिए था एक ऐसा टेबुलर फॉर्म जिसको हम कनेक्ट कर सके एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस के साथ, ठीक है। अगर यहाँ टेबल में हमें कोई चेंजेस करनी होती हैं तो यहाँ पे हमें टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती, लेकिन हम इसको एक यूज़र इंटरफेस दे रहे हैं, एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दे रहे हैं जिसको कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा भी इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। जहाँ पे वो उसको हम बहुत ही आसान तरीके से एक इंटरफेस देते हैं, जहाँ पे वो एक आईडी सर्च कर सकता है, उसके सामने डिटेल्स आती हैं, और बहुत ही क्लिक करके वो उन डिटेल्स को अपडेट वगैरह कर सकता है। तो ये सिस्टम जहाँ पे हमारे पास ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस अवेलेबल हो, बैक एंड में एक टेबुलर प्रेजेंटेशन में डेटा हो, उसको हम कहते हैं डेटाबेस। समझ आई आपको मेरी बात? क्या फ़र्क है स्प्रेडशीट में, वहाँ हमें मैन्युअली काम करना पड़ता है, यहाँ हम मैन्युअली काम नहीं करेंगे, बल्कि हमने अगर हज़ारों डेटा इंसर्ट करना है, यहाँ पे हम उस डेटा को रख सकते हैं यूज़र इंटरफेस में, उसके बाद क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं हज़ारों या लाखों डेटा सेट्स को, हज़ारों रिकॉर्ड्स को एट अ टाइम हम अपडेट कर सकते हैं। किसके थ्रू? डेटाबेस के थ्रू। समझ आई आपको ये बात? ठीक है, चलो अब हम समझते हैं कि डेटाबेस क्या होता है डेफिनेशन से, ठीक है। अब आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ डेटा, हम अब डेफिनेशन से समझ लेते हैं। देखिए, कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन, ये दो टर्म्स मुझे नहीं समझानी है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, डेटा जो होता है वो अनप्रोसेस्ड डेटा हो, इन्फॉर्मेशन अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोसेस्ड डेटा होता है। चाहे वो डेटा हो या इन्फॉर्मेशन हो, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि वो रैपिडली, क्विकली, बहुत जल्द से हम उसको सर्च कर सकें, उस डेटा को रिट्रीव कर सकें, ठीक है, उसको अपडेट कर सकें या उसको डिलीट कर सकें कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में आपका डेटा इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया हो टेबल्स में, यानी कि रोज एंड कॉलम्स में, और हमारे लिए इजी हो उसको रिट्रीव करना, सर्च करना, या उसको अपडेट करना, उसको डिलीट करना, ठीक है। ये सभी काम हमारे लिए आसान हो, किसके थ्रू? कंप्यूटर के थ्रू, मैन्युअली हमें ना करना पड़े, उसी को हम डेटाबेस कहते हैं, ठीक है। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा रिप्रेजेंट होता है, ये कनेक्ट होता है यूज़र इंटरफेस के साथ, ताकि आसानी से हम इस डेटा को अपडेट कर सकें, इस डेटा को डिलीट कर सकें, इस डेटा को सर्च कर सकें किसी भी वक्त, ठीक है। उसको हम डेटाबेस कहते हैं। क्लियर? अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अब मैंने डेटा तो रखा यहाँ टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। अब इस डेटा में मुझे अपडेशंस करने हैं, इस डेटा में मुझे डिलीशंस करने हैं, ठीक है। वो सभी काम जो मुझे करने हैं, उसके लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़े। वो सॉफ्टवेयर जो ये सभी काम संभालता है, इस टेबुलर रिप्रेजेंट, इस डेटाबेस का जो सारा काम संभालता है, उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। देखिए, सॉफ्टवेयर पैकेज डिजाइंड टू डिफाइन, मैनिपुलेट, रिट्रीव और मैनेज डेटा इन डेटाबेस। इस डेटाबेस में जो आपने डेटा रखा है, उस डेटा को डिफाइन करना, यानी कि उसका स्कीमा बना लेना, ठीक है। स्कीमा यानी कि उसका फ्रेमवर्क बना लेना, उस डेटा में फिर जो है उसमें उस डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना, डेटा डिलीट करना, डेटा अपडेट करना, ये सारा काम हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं। उस सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS जिसको हम कहते हैं, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो डेटा स्टोर करने को हम डेटाबेस कहते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करने को हम डेटाबेस कहते हैं, उसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो टूल्स की ज़रूरत पड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस। अब हमारे पास डेटाबेस दो तरीके का हो सकता है। एक, हमारे पास अलग अलग टेबल्स हो सकते हैं जहाँ पे हमारा डेटा हो, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय का जो है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, यहाँ एम्प्लॉय की एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ एम्प्लॉय की जो है उसके जो डिजिग्नेशन के रिलेटेड या डिपार्टमेंट के रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। ये अलग अलग टेबल्स है। अगर ये टेबल्स कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे के साथ, तो हम इसको खाली डेटाबेस कहेंगे,
ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, खाली डेटाबेस कहेंगे, क्योंकि इनके दरमियान, इन टेबल्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। अगर इन टेबल्स के दरमियान कोई रिलेशन है, ठीक है, यानी कि एम्प्लॉय की, यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडीज दी गई हैं, उसी एम्प्लॉय आईडी के थ्रू इनका जो है, इसका एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेरे पास दूसरे टेबल में सेव है। तो यहाँ पे भी मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे भी मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है। ये दो टेबल्स जो है एम्प्लॉय आईडी के थ्रू लिंक्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता हूँ, उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसी एम्प्लॉय आईडी के थ्रू मैं यहाँ इस टेबल से उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जान सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो टेबल्स कनेक्टेड है, और साथ ही साथ यहाँ पे उसके डिजिग्नेशन वगैरह के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं हम इसी एम्प्लॉय आईडी के थ्रू। अगर ये तीनों टेबल्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, अगर ये तीनों टेबल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तब हम इसको डेटाबेस नॉर्मली नहीं कहेंगे, तब हम इसको कहेंगे ये डेटाबेस रिलेटेड है। इसीलिए हम इसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। वो डेटाबेस जहां पे टेबल्स, जहां पे डेटा एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, कनेक्टेड है, उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। कंप्लीट, ठीक है। देखें, कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स विथ प्री डिफाइंड रिलेशंस, जहां पे प्री डिफाइंड रिलेशंस होते हैं डेटा के दरमियान, ठीक है, डेटा कनेक्टेड रहता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस। और इस रिलेशनल डेटाबेस के लिए अब जो सॉफ्टवेयर जरूरत पड़ती थी, अगर डेटाबेस के लिए होते तो हम कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर हम रिलेशनल डेटाबेस के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जो उसको मैनेज करें, ऑर्गेनाइज करें, क्रिएट करें, अपडेट करें, उसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्लीट, ठीक है, समझ आई ये बात। अगर हमारे पास रिलेटेड डेटा हो उसको हम कहते हैं रिलेटेड डेटाबेस, लेकिन उसके लिए जो हमें सॉफ्टवेयर्स जरूरत पड़ते हैं उन्हें हम डीबीएमएस नहीं कहेंगे, बल्कि हम उन्हें, उन सॉफ्टवेयर्स को आरडीबीएमएस कहते हैं, क्योंकि ये जरूरत पड़ती है किसके लिए, रिलेशनल डेटाबेस के लिए। इसलिए इनको हम कहते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को जो रिलेशनल डेटाबेस को संभाले, उसको हम कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था, सर डेटाबेस और रिलेशनल डेटाबेस में क्या फ़र्क है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है। ये सभी चीज़ें आज आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब देखें, हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस आए थे, मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी डेटाबेस आए थे। हमारे पास फॉक्स के डेटाबेस आए थे, हाँ, बोरलैंड के डेटाबेस आए थे, लेकिन वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेटाबेस कंपैटिबल नहीं थे। विंडोज़ के लिए अगर पहली बार कोई डेटाबेस आया, कोई वो था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा आया था, और उस डेटाबेस को हम, उस डेटाबेस मैनेजमेंट को हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमारे पास एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका मतलब है ये संभालता होगा रिलेशनल डेटाबेस को, ठीक है। तो कौन सा डेटाबेस यहाँ पे यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, अगर आपसे पूछा जाए द डेटाबेस यूज्ड इन, ठीक है, द डेटाबेस विच इज बीइंग हैंडल्ड बाय, द डेटाबेस विच इज बीइंग मैनेज्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो डेटाबेस इसके पास है जेट डेटाबेस, ठीक है। ये जेट डेटाबेस जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास है रिलेशनल डेटाबेस। इस रिलेशनल डेटाबेस को हमें संभालना था, तो इसके लिए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की ज़रूरत थी हमें, तो वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास MS एक्सेस है। ये गलत बात होगी अगर आप कहेंगे MS एक्सेस डेटाबेस है, बल्कि MS एक्सेस जो है एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम इसको कहेंगे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि ये रिलेशनल डेटाबेस को संभालता है। कौन से रिलेशनल डेटाबेस को संभालता है, जेट डेटाबेस को, ठीक है। चलिए डेफिनेशन अब देखते हैं। MS एक्सेस क्या है। 1992 नवंबर 1992 में विंडोज़ का पहला वर्जन आया था MS एक्सेस का। अब तक विंडोज़ के लिए कोई अपना जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं था। तो पहली बार 1992 में जो है माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वजूद में लाया जिसे हम MS एक्सेस कहते हैं। तो क्या है वो MS एक्सेस, देखें, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या है, इट इज़ RDBMS दैट कंबाइन्स द माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस, जो माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस को इस्तेमाल करता है। जेट डेटाबेस क्या है, ये रिलेशनल डेटाबेस है जिसका मैंने यहाँ पे जिक्र किया है, विथ यूज़र इंटरफेस, और साथ साथ में आपको यूज़र इंटरफेस भी मिलता है। डेटाबेस तो तभी हम इसको कहेंगे जब इसके पास, इसके साथ साथ यूज़र इंटरफेस भी अवेलेबल हो, हमारे पास रिट्रीवल, डिलीशन वगैरह ईजी हो जाए, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस को जो संभालता है जेट डेटाबेस को, उसको हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है।
देखें, अगर आपसे पूछा जाए पहला वर्जन कौन था, वो था वर्जन 1.0। ये आया था नवंबर 1992 में। हालांकि ये बहुत सारी एप्लीकेशंस के साथ कंपैटिबल नहीं था, इसके बाद बहुत जल्द कुछ ही महीनों में इसका आया था 1.1, वो हमारे पास जो है कंपैटिबल वर्जन था। ठीक है। अच्छा, आज अगर पूछा जाए आपसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, देखिए मैंने आपको बोला वर्ड में भी पावर पॉइंट में भी लेटेस्ट वर्जन सभी का है 16.0। ठीक है। लेकिन अगर आपके ऑप्शंस में दिया गया है एम एस एक्सेस का लेटेस्ट वर्जन क्या है, वहाँ 16.0 नहीं दिया गया है, वहाँ ईयर्स में दिया गया है। तो वहाँ पे अगर एम एस एक्सेस 2019 हो तो आप एम एस एक्सेस 2019 को ही क्लिक कर लीजिए, टिक कर लीजिए। ठीक है। इसी तरह अगर आपसे पावर पॉइंट में पूछा जाए, वहाँ पे भी आप एम एस पावर पॉइंट 2019 को ही आप टिक करेंगे। ठीक है। क्योंकि वर्जन ये वर्जन चेंज नहीं हुआ था, 16.0 हर एक जगह रहा था सेम, क्योंकि ज़्यादा अपडेशंस नहीं आए थे। लेकिन अगर ईयर्स की सूरत में दिया गया है तो आप 2019 को वहाँ पे टिक कर सकते हैं। ठीक है। दोनों ये नहीं देंगे क्योंकि ये जाहिर सी बात है। अच्छा, ये था हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जिसके बारे में हमने देखा कि एक रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। देखें, अब हमारे पास यहाँ डेटा जो होता है वो रोज एंड कॉलम्स में स्टोर होता है, जिसका हमने कई बार जिक्र किया है कि यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं, इन कॉलम्स को हम फील्ड्स कहते हैं, या हम इनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, या हम इनको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास रोज होते हैं यहाँ पे, इनको हम या तो रोज कहते हैं, या हम इनको रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है। या हम इनको टपल कहते हैं। हर एक रो का दूसरा नाम टपल भी है, इसको हम रिकॉर्ड भी कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमारा डिफ़ॉल्ट जो टेबल नेम रहता है वो टेबल 1 रहता है, क्योंकि हम टेबल्स क्रिएट करते हैं हम। अगर हम नया डेटाबेस खोलेंगे, नया डेटाबेस बनाएंगे, तो वो एक प्रोजेक्ट सूरत में हमारे पास बनता है, तो उसका डिफ़ॉल्ट नेम जो रहता है, डिफ़ॉल्ट डेटाबेस नेम वो रहता है प्रोजेक्ट 1। ठीक है। इसी तरह एक्सटेंशन क्या है, जिस तरह पहले हम सॉफ्टवेयर्स पढ़ चुके हैं उसमें 2007 तक, नॉट इंक्लूडिंग 2007, 2007 तक। ठीक है। तो 2007 तक .mdb था यहाँ इसका एक्सटेंशन, लेकिन 2007 के बाद, 2007 को इंक्लूड करके 2007 के बाद एक्सेस डेटाबेस यानी कि .accdb हम इसका एक्सटेंशन रखते हैं। ठीक है। इसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। ठीक है। जो ही आप इसका फाइल सेव करोगे एम एस एक्सेस का, तो उसका डिफॉल्ट एक्सटेंशन रहेगा ACCDB एक्सेस डेटाबेस। ठीक है। चलिए, ये था कुछ इन्फॉर्मेशन एम एस एक्सेस डेटाबेस के बारे में। अच्छा, आप इसको ओपन कैसे करते हैं, नॉर्मली आपको पता है, जिस तरह पहले हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करते आए हैं एम एस ऑफिस के, उसी तरह इसको भी ओपन करना है। स्टार्ट बटन पे आपने क्लिक करना है, ऑल प्रोग्राम्स में आप जाएंगे, ऑल प्रोग्राम्स में आपके क्लिक करके आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एम एस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, जिसमें एम एस ऑफिस सूट भी होगा। एम एस ऑफिस सूट में को ओपन करेंगे, आपके पास एम एस ऑफिस सूट के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खुल जाएंगे, तो वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं एम एस एक्सेस पे। ये एक तरीका है। दूसरा है, आप विंडोज़ बटन और आर को साथ में प्रेस करके आपके पास एक रन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जहाँ पे नीचे सर्च का जो है सर्च एरिया आ जाएगा, सर्च बॉक्स आ जाएगा। सर्च बॉक्स में आप एम एस एक्सेस जो है टाइप कर लीजिए और हिट कीजिए आप एंटर बटन को, आपके पास जो है एम एस एक्सेस का विंडो खुल जाएगा। ठीक है। या आपके पास और एक तरीका है, शॉर्टकट ही क्रिएट कीजिए अपने डेस्कटॉप पे, आप शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, या टास्क बार में भी आप शॉर्टकट रख सकते हैं, ताकि आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके एम एस एक्सेस को ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, देखिए, अब एम एस एक्सेस के जो कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती हैं देखने की, वो हम आज जानेंगे एम एस एक्सेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट जो है कोई भी डेटाबेस के लिए, वो टेबल्स है। यहाँ पे भी हमारे पास टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है एम एस एक्सेस में, क्योंकि यहाँ पे भी डेटा जो है वो स्टोर किस में रहता है, टेबल्स में ही स्टोर रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। हर एक टेबल का जो है अपना अलग अलग यूनिक नाम रहता है, और हर एक टेबल में जो कॉलम्स रहते हैं उनको हम फील्ड्स कहते हैं, फील्ड का अलग अलग नाम रहता है। ठीक है। और उसमें हम डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इस टेबल में स्टोर करने के लिए हम बार बार टेबल में नहीं जाएंगे, बल्कि हम एक यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, एक फॉर्म्स की सूरत में हम यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट करते हैं। आपने देखा है कभी बैंक में जाके, वहाँ बैंकिंग एसोसिएट्स जो काम कर रहे हैं, जो बैंकर्स काम करते हैं, उनको देखा आपने टेबल के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब भी आप उनके पास जो चेक लेके जाते हैं, या कोई अकाउंट के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास एक फॉर्म की सूरत में एक सर्च बॉक्स होता है। ठीक है। एक फॉर्म होता है, एक डायलॉग बॉक्स होता है, वहाँ पे वो सर्च करते हैं आपका कस्टमर आईडी, और उसके बाद एंटर हिट करते हैं, उनके सामने जो है आपके डिटेल्स आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं फॉर्म। या आपने देखा होगा, जब भी आप यूनिवर्सिटी वगैरह में
ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए आप फॉर्म भरते हैं, वहाँ पे आपके पास एक यूज़र इंटरफेस आ जाता है ताकि आपको ईजी हो जाता भरना। वहाँ आपको क्यों नहीं भेजा जाता है एक टेबुलर फॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने भरा है, यहाँ भी आप भी भर लीजिए। इसका एक सिक्योरिटी पर्पस भी है और ये दूसरा ये चीज़ भी है कि यूज़र फ्रेंडली है। आपको एक फॉर्म दिया जाता है यहाँ पे, जैसे एफए के लिए आपका आया रिक्रूटमेंट का फॉर्म, तो आप यहाँ पे अपने डिटेल्स भर देते हैं, डिटेल्स भर के यहाँ पे आप सबमिट कर लेते हैं। जो ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये सारा डेटा जो आपका है ये बैकएंड में इसी टेबल में ही स्टोर रहता है, ठीक है। लेकिन आपके आसाइश के लिए इसको फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, आपको एक यूज़र इंटरफेस दिया जा रहा है, बाद में ये डेटा जो है स्टोर रहता है, आपका डेटा जो रहता है वो स्टोर रहता है पीछे टेबल्स में ही, डेटाबेस में ही स्टोर रहता है, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्म्स जिसको हम यूज़ करते हैं इंटरफेस के लिए। इसके बाद एक और टर्म है, एक और कंपोनेंट है, वो है क्वेरी। क्वेरी क्या है? देखिए क्वेरी कुछ नहीं है, खाली एक फैंसी टर्म है, ठीक है। ये एक फैंसी टर्म है क्वेरी। क्वेरी का मतलब है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेरी का दूसरा मतलब नाम आप क्वेश्चन भी कह सकते हैं। किसी से आप क्वेश्चन पूछते हैं, उससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, किसी से आप क्वेरी पूछते हैं, उससे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ क्वेरी का क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है। यानी कि अगर मेरे टेबल्स में यहाँ पे डेटा स्टोर है, डेटाबेस में स्टोर है, तो मुझे यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। इसके लिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, लेकिन क्वेश्चन बनाने का एक तरीका है। इसको आप डायरेक्टली नहीं पूछेंगे मुझे फलां शख्स का डेटा चाहिए, आपको फलां शख्स का डेटा देगा। इसके लिए एक प्रॉपर जो है सिंटेक्स होता है, प्रॉपर एक ग्रामर होता है, ठीक है, प्रॉपर एक लैंग्वेज होती है, और उस लैंग्वेज को हम कहते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। जो हम क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें प्रॉपर जो है सिंटेक्स इस्तेमाल करना है होता है, प्रॉपर ग्रामर इस्तेमाल करना होता है, तो उस उतना डीप नहीं जाएंगे, वरना मैं आपको बता भी देता कि किस तरह से हम क्वेरीज क्रिएट करते हैं, वो ज़्यादा डीप जाएगा, उतना आपको नहीं पूछा जाएगा। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जो है, इस लैंग्वेज के थ्रू हम क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं, क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस के लिए। डेटाबेस साहब आप हमें इस शख्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए, या आप हमें इस रिकॉर्ड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेरी लिखेंगे, इसके बाद इसको डेटाबेस को ये क्वेरी जाएगी और डेटाबेस आपको डेटा रिट्रीव करके देगा। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को हम क्वेरी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह रिलेशनशिप्स, यहाँ पे टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप्स हो सकती हैं। यहाँ पे एक टेबल है, इसके एक टेबल के साथ ही रिलेशन है, तो हम इसको 1-to-1 रिलेशन कहते हैं, ठीक है। एक टेबल के साथ ही रिलेशन है, या एक टेबल का जो है मैन टेबल है, इसका बहुत सारे टेबल्स के साथ जो है रिलेशन है, तो हम इसको 1-to-many कहते हैं, ठीक है। या बहुत सारे टेबल्स जो हैं, इनका एक टेबल के साथ जो है रिलेशन है, तो इसको हम कहते हैं मैनी टू वन रिलेशन, ठीक है, मैनी टू वन रिलेशन, ठीक है, मैनी टू वन। हमारे पास 3 तरह के रिलेशन होते हैं, या हमारे पास 1-to-1 रिलेशन होता है, एक ही टेबल के साथ कनेक्टेड रहता है, रिलेटेड रहता है। दूसरा रहता है हमारे पास 1-to-many, ठीक है, और तीसरा रहता है हमारे पास मैनी टू वन, ठीक है। इस तरह के रिलेशनशिप्स हमारे पास रह सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस में। अगर रिलेशनल डेटाबेस ना हो, खाली डेटाबेस हो, प्लेन डेटाबेस हो, तो उसमें रिलेशंस वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है रिपोर्ट्स। देखिए रिपोर्ट्स क्या होता है? जो आप टेबल से रिट्रीव करते हैं डेटा, उसको हाँ आप प्रेजेंट टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं यूज़र को, ठीक है। अगर आप टेबल से कोई डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं, अगर वो हौज पौज में आ जाए, अगर वो जो है जंक फॉर्म में आ जाए, आपको बिल्कुल समझ नहीं आ जाएगा उस इंफॉर्मेशन से कुछ, ठीक है। आपको चाहिए वो डेटा एक प्रेजेंटेबल फॉर्म है जिससे आपको समझ आ जाए। देख लीजिए, जो ही आप किसी लैब वगैरह में टेस्ट करने के लिए जाते हैं, चाहे ब्लड टेस्ट करने के लिए जाते हैं, चाहे कोई और ब्लड ग्रुप चेक करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपसे आपका जो है नाम पूछा जाता है, आपकी एज पूछी जाती है, आपसे आपका एड्रेस पूछा जाता है, आपका फ़ोन नंबर पूछा जाता है, ठीक है। ये डेटा जब आप यहाँ से देते हैं, तो ये डेटा जो है पीछे बैकग्राउंड में टेबल में स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर आप कुछ दिनों के बाद आपको रिसिप्ट दिया जाता है, कुछ दिनों के बाद आप जाते हैं उस शख्स के पास, टेस्ट वाले के पास, ठीक है, जिसका लैब वाले के पास, सर मैंने आप यहाँ पे एक टेस्ट करवाया था, मुझे उसका रिपोर्ट चाहिए। तो वो क्या करता है, वो डेटाबेस में सर्च करता है, उन्होंने क्या किया होता है, इस टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पे स्टोर किया होता है, ठीक है। उनके पास भी एक एप्लीकेशन जो है, एक फॉर्म रहता है, वहाँ पे भी वो आपका डेटा जो है इसी आपके डेटा में ही स्टोर करते हैं, आपका क्या रिपोर्ट आ चुका है, ठीक है। जो ही आप उसके पास रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं, वो डेटाबेस को एक क्वेरी देते हैं, तो डेटाबेस उनका क्या देता है, उनकी क्वेरी का रिजल्ट देता है, ठीक है। वो रिजल्ट एक ऐसे प्रेजेंटेबल फॉर्म की सूरत में आपके पास आ जाता है, जिस प्रेजेंटेबल फॉर्म में हम डेटा को कहते हैं रिपोर्ट, ठीक है, ताकि वो आपको समझ आ जाए। तो वो इसमें जो है क्वेरी देते
देते हैं, वहाँ से रिट्रीव होकर डेटा आ जाता है, उसको आप प्रेजेंटेबल फॉर्म में, प्रिंटेबल फॉर्म में निकाल सकते हैं। रिपोर्ट जो है इसको हम प्रिंटेबल फॉर्म में भी जो है निकाल सकते हैं। जब आप उसको प्रिंटेबल फॉर्म में निकाल देते हैं, उसके बाद आप अपना रिपोर्ट ले जाते हैं और आपको कंप्लीटली समझ आ जाता है। अब अगर आप देखें, इसमें हज़ारों लोगों के रिपोर्ट्स हो सकते हैं एक लैब में। अगर आप लालपैथ वगैरह की बात करें तो वो बहुत बड़ी लैब है, वहाँ पे हज़ारों लोग। अभी आप देख लीजिए जो कोविड के टेस्ट्स होते हैं, कितने लाखों लोगों के टेस्ट्स होते हैं। तो इसके लिए एक डेटाबेस चाहिए ना, जिसमें हमारा डेटा जो है सिक्योर रहे, इसमें जो एक शख्स का डेटा दूसरे शख्स के डेटा के साथ मिक्स ना हो जाए। तो इसके लिए एक डेटाबेस चाहिए और उनको रिपोर्ट्स भी चाहिए बाद में। तो बाद में हम इसी डेटा से क्वेरी पूछते हैं डेटाबेस से, तो ये हमें एक क्वेरी का रिपोर्ट दे देता है ताकि आप उसको प्रिंट कर सकें। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं रिपोर्ट्स। प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो आपका इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो जाता है उसको हम कहते हैं प्रिंटेबल फॉर्म में उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। क्लियर? ठीक है। इसके बाद है हमारे पास मैक्रोज। मैक्रोज हमारे पास यहाँ पे हम प्री डिफाइंड कंडीशंस देते हैं कुछ को डेटाबेस को। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने डेटाबेस को बता दिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास इस फील्ड में जो है एम्प्लॉय आईडी जाएगी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी खाली नंबर्स में है, तो यहाँ पे खाली नंबर्स ही एंटर हो जाएंगे। अगर कोई यूज़र जो है यहाँ पे टेक्स्ट एंटर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट एंटर नहीं होगा। तो ये प्री डिफाइंड कंडीशंस कुछ होते हैं हमारे पास। या फॉर एग्जांपल मैंने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है कि जब भी आपके पास ये क्वेरी आ जाएगी तो आप इस तरह से इस क्वेरी को जो है एग्जीक्यूट कर लेना। तो ये मैंने इसको पहले ही ऑटोमेट करा हुआ है। जब मैं किसी काम को ऑटोमेट करता हूँ पहले से ही, उसको हम मैक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोज। इसका एडवांस्ड वर्जन है जिसको हम मॉड्यूल कहते हैं। एडवांस्ड वर्जन क्या है? यहाँ पे भी हम प्री डिफाइंड कंडीशन देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यूज़र इंटरेक्शन पॉसिबल है। मैं कहता हूँ इसको, अगर मैं आपको ये क्वेरी देता हूँ, आप मुझसे परमिशन पूछ लीजिए कि ये क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करूँ या ना करूँ। ठीक है, जिस तरह आप जो है फॉर एग्जांपल किसी पेज पे जाते हैं, वहाँ पे आपसे परमिशन पूछे जाते हैं, क्या यहाँ पे जो है इसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं है, लाइसेंस वगैरह नहीं है, क्या आप इस पेज में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद आप यस क्लिक करते हैं, उसके बाद आप उस पेज पे चले जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपसे परमिशन मांगा जाता है। यहाँ पे आपकी इंटरेक्शन जो है, आप अपनी इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने प्री डिफाइंड कंडीशंस के साथ, उसको हम मॉड्यूल कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं मॉड्यूल जो है इट इज़ द एडवांस्ड वर्जन ऑफ माइक्रोज, जहाँ पे आप प्री डिफाइंड कंडीशंस पहले से ही देते हैं। ठीक है, इसका बहुत आगे वाला कॉन्सेप्ट जो है ट्रिगर्स वगैरह वहाँ आपने नहीं जाना है। ये है कुछ हमारे पास कंपोनेंट जो हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। ठीक, इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे, अगर देखें अब आप यहाँ पे जो है डेटाबेस बना सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट आपके पास है MS एक्सेस, तो यहाँ पे आप डेटाबेस बना सकते हैं। चाहे आप एसेट्स का डेटाबेस बनाएं तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स जो है बने हुए होते हैं। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट होता है ढांचा। ठीक है, जिसको आप फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं। ढांचा होता है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है, आपने कोई फॉर्म भरना है। ठीक है, मान लीजिए आपने जो है ऑफलाइन फॉर्म भरना है। आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, वहाँ आपको कहते हैं सर आपने अंदर अगर जाना है ऑफिस में, वहाँ एंट्री जो है रिस्ट्रिक्टेड है, आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। देखा होगा आपने मॉल्स वगैरह में भी कभी करना पड़ता है फीडबैक फॉर्म, तो आप इस फॉर्म को फिल करते हैं मैनुअली। ठीक है, ये आपके पास ऑफलाइन फॉर्म है। ये जो फॉर्म है आपके पास, इसमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है नेम, ठीक है, पेरेंटेज, ठीक है, फ़ोन नंबर, एड्रेस एंड सिग्नेचर वगैरह। ठीक है, तो इसको आप टेम्पलेट कह सकते हैं, ये एक ढांचा है। ठीक है, ये भी हो सकता है आपको एक प्लान पेपर दिया जाता है कि सर इसमें आप अपना जो है अपने डिटेल्स भर लीजिए, तो इसको हम टेम्पलेट नहीं करेंगे। टेम्पलेट हम उस चीज़ को कहेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी ढांचा बना हुआ होता है, उसमें जो है हम डेटा जो है उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें डेटा फिल कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास ऑलरेडी कुछ ढांचे कुछ फ्रेमवर्क्स दिए गए हैं, उनको हम कहते हैं टेम्पलेट्स। यहाँ समझ आए? टेम्पलेट वर्ड आपको समझ आया? कुछ ये फैंसी टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इनसे हम कभी डरते हैं। टेम्पलेट कुछ नहीं है, एक ढांचा है जो आपको दिया गया है, इसमें आप डेटा डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो है इसका जो मेन फ्रेमवर्क है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। जैसे आपने एसेट्स का बनाना है डेटाबेस, तो एसेट्स का आपके पास ऑलरेडी डेटा दिया गया है यहाँ, यानी कि आपका एसेट नेम क्या है, ठीक है, कितना है, वैल्यू ऑफ एसेट कितना है, ठीक है, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, इस तरह से आपके पास ढांचा दिया गया है। यहाँ पे आप खाली डेटा जो है फिल कर सकते हैं, ये आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है, इसे हम टेम्पलेट कहते हैं। आपके पास कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं, चाहे आप एसेट्स का डेटाबेस बनाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट्स का, इश्यूज़ का, इवेंट्स का, स्टूडेंट का डेटाबेस बनाना चाहते हैं, अगर यूनिवर्सिटी वगैरह या स्कूल वगैरह इस्तेमाल करना चाहता है, तो यहाँ पर आप जो है
इसको इन टेम्पलेट्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो है इसकी डेफिनेशन या इसका फ्रेमवर्क नहीं बनाना है, ये बना बनाया आपको मिलता है, डायरेक्टली आप डेटा फिल कर सकते हैं। फैकल्टी का बनाना चाहते हैं और भी कुछ हमारे पास डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टेम्पलेट्स MS एक्सेस में अवेलेबल है, ठीक है, इनको आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब देख लीजिए हमारे पास जो इसमें कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं MS एक्सेस में। जो ही आप डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है पहले फील्ड का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स का जो है ये डेटाबेस बनाना चाहते हैं, पहले स्टूडेंट का नाम है, उसके बाद रोल नंबर है, ठीक, उसके बाद हमारा स्टूडेंट का कौन सा क्लास है, इसी तरह मार्क्स क्या है पर सेमेस्टर। इस तरह से आप जो है इसका जो टेम्पलेट इसका जो डेटाबेस बनाते हैं वो इस तरह से आप बना सकते हैं। देखिए इसको हम फील्ड नेम कहते हैं, चाहे इसका नाम हो, इसका रोल नंबर हो, इसका क्लास हो, इनको हम या तो फील्ड नेम कहते हैं या इनको लेबल्स भी कह सकते हैं या इनको एट्रीब्यूट नेम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये किस तरह का डेटा है, अगर नेम है हमारे पास तो ये मेरे पास खाली किस तरह का डेटा है, ये मेरे पास खाली टेक्स्ट डेटा है, ठीक है। रोल नंबर है, रोल नंबर ज़्यादातर क्या होता है, न्यूमेरिक में होता है, तो ये मेरे पास इंटीजर टाइप है, ठीक है। कुछ हमारे पास मिक्स्ड टाइप होता है, कुछ इंटीजर टाइप होता है। अगर मैं उसका डेट ऑफ बर्थ लूँ तो ये मेरे पास किस टाइप का है, डेट टाइप का है, ठीक है। तो इसको हम डेटा टाइप कहते हैं, किस तरह का डेटा है। यहाँ पे जो मैंने एट्रीब्यूट्स का नाम रखा है उसको हम फील्ड नेम कहते हैं, लेबल कहते हैं, एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ये किस तरह का डेटा है उसको हम कहते हैं डेटा टाइप। ये डेटा खाली टेक्स्ट टाइप का हो सकता है, ये डेट एंड टाइम का हो सकता है, ये करेंसी टाइप का हो सकता है, ठीक है। बहुत अलग अलग तरीके का डेटा टाइप हो सकता है, वो हमें पहले मेंशन करना पड़ता है जो ही हम डेटाबेस को फ्रेम करते हैं। इसी तरह वैलिडेशन होती है, ठीक है, यानी कि अगर आपने रखा हुआ है यहाँ वैलिडेशन में कि फ़ोन नंबर जो है वो खाली 10 डिजिट्स का होना चाहिए, ठीक है, 10 डिजिट्स का। अगर 10 डिजिट से कम है तो इसको अलो ना करें, अगर 10 डिजिट से ज़्यादा है तो इसको भी अलो ना करें। तो जो ही आप एंटर करेंगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि वैलिडेशन भी साथ साथ हो। इस तरह नहीं है कि कोई भी जंक डेटा जिसमें भर दें और वो डेटाबेस में चला जाए, नहीं, यहाँ पे वैलिडेशन भी होनी चाहिए साथ साथ में। इसलिए आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आता है, यहाँ पे फ़ोन नंबर आता है। जो ही आप फ़ोन नंबर 10 डिजिट से कम डालते हैं यहाँ पे तो वो रिजेक्ट हो जाता है, 10 डिजिट से ज़्यादा डालते हैं वो भी रिजेक्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं वैलिडेशन, फिल्टर करना, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे चेक होता है, उस चेक करने को हम वैलिडेशन कहते हैं। ये भी हम यहाँ पे करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे रख सकते हैं डेटाबेस में, जब हम डेटाबेस का फ्रेम करते हैं, ठीक है। चले इसके बाद हमारे पास है प्राइमरी और यूनिक की। हर एक टेबल जो हमारे पास रहता है, हर एक टेबल उसके लिए एक आइडेंटिटी रहनी चाहिए, एक यूनिक आइडेंटिटी रहनी चाहिए। यानी कि अगर आपका जो क्लास है उस क्लास में आपकी यूनिक आइडेंटिटी जो है वो रोल नंबर है, ठीक है, आपका रोल नंबर है, ठीक है। अगर एक क्लास में 2 लोग होंगे जिनका सेम नाम होगा, सेम डीओ भी हो सकता है, सेम पेरेंटेज भी हो सकता है, लेकिन रोल नंबर इनका सेम नहीं होगा। वो चीज़ जो किसी टेबल या जो किसी डेटा को यूनिकली रिप्रेजेंट क्या करती है उससे हम कहते हैं प्राइमरी की। क्या कहते हैं, प्राइमरी की। इसी तरह इस टेबल में एक ऐसा कॉलम रहता है जो यूनिकली रिप्रेजेंट करता है हर एक डेटा को, ठीक है, यूनिकली रिप्रेजेंट करता है हर एक डेटा को। यानी कि एक डेटा दूसरे डेटा से अलग होता है उसी की के बेस पे, उसी यूनिक आइडेंटिटी के बेस पे, उससे हम कहते हैं प्राइमरी की, ठीक है। द यूनिक आइडेंटिटी, द यूनिक की विच रिप्रेजेंट्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इंडिविजुअली यूनिकली, उससे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी की। समझ आई आपको मेरी बात। हर एक टेबल में एक ऐसा कॉलम रहता है, एक ऐसा फील्ड रहता है जो इस पूरे डेटा को यूनिकली रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास जो है बहुत सारे लोगों का डेटा है, लेकिन रोल नंबर इनका अलग है, 1 2 3 4, ठीक है, 5। इसी तरह मेरे पास एम्प्लॉयज़ का डेटा है, ठीक है, लेकिन इन एम्प्लॉयज़ का अलग अलग एम्प्लॉय डी रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एम्प्लॉय 1 है, एम्प्लॉय 2 है, एम्प्लॉय 3 है। तो ये एम्प्लॉय 1 जो है ये अलग करता है एम्प्लॉय 2 से इस डेटा को, किससे, इसी आईडी से। इनका नाम सेम हो सकता है लेकिन इनका एम्प्लॉय आईडी सेम नहीं है। तो जो इस डेटा को अलग अलग रिप्रेजेंट करता है, यूनिकली रिप्रेजेंट करता है, उसको हम प्राइमरी की कहते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमारे पास है MS एक्सेस व्यूज़, ठीक है। MS एक्सेस व्यूज़ में आप डेटा जो है 2 तरीके से व्यू कर सकते हैं। एक है हमारे पास डेटा शीट व्यूज़, जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी फ्रेमवर्क दिया गया है, वहाँ पे खाली आपने फील्ड नाम डालना है और आपका जो है डेटाबेस बन जाता है। दूसरा, आप इसको खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं ये मेरा फील्ड नेम है, मेरा डेटा टाइप ये है, ठीक है। इसकी डिजिग्नेशन भी मैं यहाँ पे
रखना चाहता हूँ, ठीक है। इस क्या ये क्या यहाँ पे इसकी डिजिग्नेशन क्या है, ये क्या इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और व्यू है। ये हमारे पास दो व्यूज़ यहाँ पे MS एक्सेस व्यूज़, एक है डेटा शीट व्यू, दूसरा रहता है हमारे पास डिज़ाइन व्यू। यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी बनाया हुआ होता है टेम्पलेट, और वहाँ पे आप डायरेक्टली जो है फील्ड्स का नाम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप टोटली ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक। शॉर्टकट कीज जानने से पहले हम एक बार देख लेते हैं इन दोनों व्यूज़ को। देख लें, ये आपके पास ओपन होता है जो ही आप, जो मैंने आपको बताया किस तरह से ओपन करते हैं हम MS एक्सेस को। जो ही आप ओपन करेंगे आपके पास ये फ्रेमवर्क आ जाए, सॉरी ये विंडो आ जाएगा, ठीक है। ये विंडो आ जाएगा, इसमें हमारे पास ये टैब्स रहते हैं। एक रहता है होम टैब, एक रहता है क्रिएट, एक रहता है एक्सटर्नल डेटा, एक रहता है हमारे पास डेटा बेस टूल्स, एक रहता है डेटा शीट, ठीक है। ये हमारे पास रहता है 5 टैब्स हमारे पास रहता है। होम में आपके पास ये सभी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हैं, डिपेंडेंसीज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, आप नया फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएट में आप नया जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या नया डेटाबेस ही क्रिएट करना चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। ये आप क्रिएट में इस्तेमाल कर सकते हैं ये चीज़ें। इसी तरह एक्सटर्नल डेटा हमारे पास एक और टैब है। एक्सटर्नल डेटा में अगर आपने कहीं और पे डेटा बनाया हुआ है, कोई टेक्स्ट फॉर्म में बनाया हुआ है, या कोई एक्सेल में बनाया हुआ डेटा, उस डेटा को आप कहाँ पे यहाँ पे लाना चाहते हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं MS एक्सेस में, उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल डेटा को, और यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप इस टैब को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास डेटाबेस टूल्स है। फॉर एग्जांपल आपके पास, हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस हैं। आज ये जो हमारे पास MS एक्सेस है, छोटा मोटा डेटाबेस है, छोटे मोटे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। हार्डली 255 लोग जो है इसको एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम इसको इस्तेमाल करना होगा तो इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए छोटे मोटे पर्पस के लिए MS एक्सेस को हम इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े डेटाबेस जो हमारे पास है, जैसे ओरेकल है हमारे पास DB2 है, हमारे पास SQL है, ठीक है, और हमारे पास SQL सर्वर है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ये भी हमारे पास बड़े बड़े डेटाबेस जो है। इनको हमें अगर लिंक करना होगा यहाँ इस MS एक्सेस के साथ, माइग्रेट करना होगा डेटा, यहाँ पे हमने लिंक करना होगा, तो वो भी हम लिंक कर सकते हैं किसके थ्रू, डेटाबेस टूल्स के थ्रू, ठीक है। इसके बाद डेटा शीट जो मैंने आपको बताया, ये हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का व्यू है, जहाँ पे आप डेटा को जो है डायरेक्टली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने खाली फील्ड नाम देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट का डेटा बनाना है, यहाँ पे उसका नाम देख सकते हैं एक फील्ड में, दूसरे फील्ड में रोल नंबर, तीसरे फील्ड में पेरेंटेज फ़ोन नंबर। तो आपने खाली फील्ड्स का नाम देना है, बाकी जो है ऑटोमेटिकली डेटा टाइप वगैरह वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा बैकग्राउंड से, वो आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो है सभी चीज़ें आपकी जो है ऑटोमेटिकली की जाती है। ये ऑलरेडी आपको फ्रेमवर्क दिया होता है, तो आपने डायरेक्टली खाली फील्ड्स का नेम्स जो है वो मेंशन करने हैं यहाँ पे। दूसरा व्यू जो हमारे पास रहता है वो रहता है हमारे पास डिज़ाइन व्यू। देखिए डिज़ाइन व्यू क्या होता है। देखिए डिज़ाइन में आप यहाँ पे खुद दे सकते हैं फील्ड नेम, किस तरह का डेटा है, टेक्स्ट है, इंटीजर टाइप है, ठीक है, लॉन्ग है, क्या है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। और तो और अगर आप प्राइमरी की किसी आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं तो वो प्राइमरी की भी आप यहाँ पे बना सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं रोज़, डिलीट कर सकते हैं रोज़। ये सभी चीज़ें जो हैं आप डिज़ाइन व्यू में कर सकते हैं। याद रखें डिज़ाइन व्यू में हर एक चीज़ जो है हम खुद कर सकते हैं। हम खुद फ्रेमवर्क बनाएंगे, खुद स्ट्रक्चर बनाएंगे अपने टेबल का। लेकिन आपका जो डेटा शीट व्यू है, डेटा शीट व्यू में जो है आपके पास ऑटोमेटिकली जो है ये चीज़ें बनाई हुई होती हैं। आपने खाली फील्ड्स का नाम देना है, खाली कॉलम्स का जो ऊपर हमारा हेडिंग है वो आपने यहाँ पे देना होता है डेटा शीट व्यू में। लेकिन डिज़ाइन व्यू में आप हर एक चीज़ जो है खुद तैयार करते हैं, खुद फ्रेमवर्क बनाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको डिज़ाइन व्यू कहते हैं। यहाँ पे आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं अपने टेबल को, ठीक है। ये हमारे पास दो व्यूज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के, ठीक। ये हमारे पास, आप इन टैब्स को भी याद रख लीजिए। इसके बाद देख लीजिए हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है। मैं उन्हीं को मेंशन करता आया हूँ अभी तक, और इसमें भी हम शॉर्टकट कीज़ को ही, उन्हीं इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ को ही देखेंगे। देखें सबसे पहले Ctrl+N अगर आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नया डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आप नया डेटाबेस बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी किसी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मैं नया बनाऊं, तो आप Ctrl+N प्रेस कर लीजिए, नया डेटाबेस बन जाएगा। अगर आप नया डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे फील्ड करना चाहते हैं, कॉलम करना चाहते हैं, या कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, Alt+N करना है। तो आप उस डेटाबेस ऑब्जेक्ट को जो है
यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी आपके पास डेटाबेस है उसको ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ करें, आपके पास एक विंडो आ जाएगी, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जो वहाँ पे एक सर्च जो है बॉक्स आ जाएगा। सर्च बॉक्स में आप उस डेटाबेस का नाम सर्च कर लीजिएगा, उसको आप ओपन कर सकते हैं। इसी तरह ऑल्ट ओ जो है, यहाँ पे भी आपके पास ओपन डेटाबेस ऑब्जेक्ट, आपके पास कुछ ऑलरेडी डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो आपने इस्तेमाल किए हुए हैं, प्राइमरी की हो या बाकी डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हो, उनको आपने ऑलरेडी इस्तेमाल किया है, वो आपके सामने आ जाएंगे और सर्च करके जब आप उनको देखेंगे तो उसके बाद आप उनको ओपन कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप नया रिकॉर्ड, ये हमारे पास टेबल है, इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस, ठीक है, कंट्रोल प्लस, प्लस यानी कि कंट्रोल और प्लस को साथ में दबा सकते हैं तो आप नया रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है नए जो आपके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस रिकॉर्ड को, लास्ट रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूं तो यहाँ पे कंट्रोल माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे आप करंट रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, जो आपने अभी अभी रिकॉर्ड भर दिया उस रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप कंट्रोल सेमीकोलन करेंगे, कंट्रोल और सेमीकोलन को साथ में प्रेस करेंगे, ये इंसर्ट करेगा करंट डेट, जो अभी का डेट है, आज का डेट है, वो डेट इसमें इंसर्ट करेंगे। किसमें? सेल में, जो आपका डेटाबेस है उसमें करंट डेट इंसर्ट करेगा। अगर आप एस्केप को प्रेस करेंगे तो ये चेंज को अंडो करेंगे। ठीक है, करंट फील्ड में जो आपने चेंज किए हैं अभी अभी, तो इस चेंज को अंडो करेंगे, यानी कि जो आपने काम किया है उसको बैक करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप कंट्रोल और एरो को प्रेस करेंगे, ठीक है, हमारे पास 4 एरोज रहते हैं, लेफ्ट एरो कीज, लेफ्ट, राइट और टॉप एंड बॉटम, ये 4 एरोज हमारे पास रहते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल और इस अप एरो को प्रेस करेंगे साथ में तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे चले जाएंगे, जो आपका डेटाबेस है ना, जो आपका डेटाबेस है, ओवरऑल डेटाबेस, इसका पहला रिकॉर्ड जो है वहाँ पे आप चलेंगे। अगर आप डाउन एरो को कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो आप लास्ट रिकॉर्ड पे चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप खाली अप एरो को प्रेस करेंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आप किसी रिकॉर्ड पे हैं तो उसके ऊपर वाले रिकॉर्ड पे चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी किसी रिकॉर्ड पे हैं तो डाउन एरो को प्रेस करेंगे, आप उसके नीचे वाले रिकॉर्ड पे चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखें, अगर आप इनको कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो आप फर्स्ट रिकॉर्ड पे चलेंगे, अगर आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करेंगे आप लास्ट रिकॉर्ड पे चलेंगे। लेकिन यहाँ पे खाली एक रिकॉर्ड आप ऊपर नीचे जा सकते हैं, इन दो को अगर आप अलग अलग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप Alt और D को प्रेस करेंगे साथ में तो आपका डेटाबेस डिज़ाइन व्यू ओपन हो जाएगा। डिज़ाइन व्यू में तो आपको पता ही है, आप वहाँ पे खुद अपना डेटाबेस, अपना टेबल जो है उसको फ्रेम कर सकते हैं, उसका जो डिज़ाइन है वो तैयार कर सकते हैं। अगर आप F1 को प्रेस करेंगे तो आप हेल्प में चले जाएंगे, वहाँ आपको बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो है किस तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। F2 को प्रेस करेंगे तो आप अपने डेटाबेस को रीनेम कर सकते हैं। F5 को प्रेस करेंगे तो आपका डेटाबेस जो है रिफ्रेश हो जाएगा। अभी कभी कभी क्या होता है कि आपने डेटा भर दिया है तो दूसरी बार जब आप ओपन करेंगे तो वो आपको दिखता ही नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो आप उस कंडीशन में आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं F5 को प्रेस करके। इसी तरह कंट्रोल W करेंगे तो आपकी जो डेटाबेस को जो MS एक्सेस की विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। इसी तरह F7 को प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग की चेक हो जाएगी, आपने कोई वर्ड लिखा उसके स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो F7 को आप प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और A को साथ में दबाएंगे तो आप इस डेटा को, जो भी डेटा फिल किया आपने टेबल में, उसको सॉर्ट किया जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरह आप कंट्रोल शिफ्ट Z करेंगे तो आप इसको डेटा को जो आपने फिल किया है टेबल में उसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज़, ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, फिर आपको याद ही नहीं रहता, लेकिन ये बहुत ही आसान शॉर्टकट कीज़ है और ज़्यादा पूछे जाने वाले कीज़ है, बहुत ही आसान कीज़ है, इनको आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके साथ ही हमारा MS ऑफिस सूट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारा एक लेक्चर रहता है रोल ऑफ IT इन E-गवर्नेंस। ठीक है, इसके बाद हमारा सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर हमारा PDF नहीं आ रहा है। देखिए, मैंने सोचा था कि MS ऑफिस सूट कंप्लीट करके मैं इसका एक ही PDF आपको भेज दूं, लेकिन अब हमारे पास एक ही लेक्चर रह रहा है। हम अब आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगा आपको कंप्यूटर का, ताकि आपको हर एक PDF को फिर ना जोड़ना पड़े। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको PDF नहीं भेजा। दूसरी बात मुझे जो लग रहा है कुछ दिनों से कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ढीले पड़ गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। लेकिन आप खुदारा जो अभी तक हमने मेहनत की है, आप ज़रा पीछे देखें, कब से हमने स्टैटिस्टिक्स वगैरह स्टार्ट किया, अभी तक लगभग 4 महीने हो गए हैं, अभी तक आप मेहनत करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है, बहुत तेज़ी से, और यहाँ तक आपने सिलेबस कंप्लीट किया, नोट्स प्रिपेयर किए। यहाँ आप खुदारा ना सोए।
अगर आप यहाँ सो गए ना, ये वो टर्टल और रैबिट वाली बात होगी। टर्टल जो है आहिस्ता 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 चल के यहाँ अपने मंजिल मकसूद तक पहुँच जाता है। रैबिट क्या करता है, जल्द से यहाँ पहुँच जाता है और फिर देखता है कि टर्टल बहुत पीछे है, यहाँ पे सो जाता है। और फिर क्या होता है, उसकी नींद जो है वो नहीं खुल जाती है, लेकिन टर्टल अपने मंजिल मकसूद तक पहुंच जाता है। आप ये वाली बात ना करें, ठीक है। यहाँ तक तो आप पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जो यहाँ पे वेट कर रहे हैं, जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अभी अगर हम स्टार्ट करेंगे क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर आप पैशनेट हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, ठीक है, बिल्कुल आपका जो है क्वालिफाई एग्ज़ाम हो सकता है। खुदा रहा, मुझे आप लोगों से बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप एक्सक्यूजेस देना बंद करें, ठीक है। सर काम है, ये है, मैं मानता हूँ कि गाँव देहात में जो लोग रहते हैं बहुत ज़्यादा काम रहता है, ज़मीनों का काम रहता है, इवन कि मैं भी गाँव का हूँ, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम रहता है। लेकिन यू हैव टू मैनेज द थिंग्स, ठीक है। 3-4 घंटे ही अगर आप दिन में पढ़े, लेकिन आपने पढ़ना ही है ठीक है। इस ट्रैक को आप छोड़ोगे ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा फॉर्म में आना। यहाँ पे आप पहुँच गए ना बीच में, यहाँ पे अगर आपने इस ट्रैक को खो दिया, फिर आ जाओगे 1 महीने के बाद, अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा, तो उस ट्रैक पे आना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया है, अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है, फ्रेश स्टार्ट लिया है, वो बहुत आगे बढ़ गए होंगे, तब आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। अभी आप ये ना समझे कि अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इतनी फिनंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जिनके इतने ज़बरदस्त हेल्थ इश्यूज़ हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, उनके बावजूद भी वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो काबिल तारीफ़ है, काबिल सराहना है। इसलिए खुदारा आप ढीला ना पड़े, ठीक है। और ये एक्सक्यूज़ेस वगैरह बंद कर दे, ठीक है। सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं मान लेता हूँ ये चीज़, पता है आपको भी, मुझे भी, कि ह्यूमन कैपेसिटी जो है लिमिटेड है, लेकिन इसको आप जो है अपनी कमज़ोरी ना बनाएं। अगर आपको लगता है कि हफ्ते में या महीने भर में आप कभी बोर हो रहे हैं, तो आप जाएं, एक बार घूमने जाएं, रिफ़्रेश होके आ जाएं, लेकिन फिर से आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें। बहाने वगैरह जो है ना, अगर आप ये देने लगें, एक्सक्यूज़ेस देने लगें, कोई एक्सक्यूज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। कहते हैं ना कि बैड वर्कर जो है होता है ना, बैड वर्कर ऑलवेज ब्लेम्स टूल्स को ब्लेम करना छोड़ दें। दिन में 3 ही घंटे पढ़ो, 4 ही घंटे पढ़ो, लेकिन इफेक्टिव पढ़ाई करो। और अभी ढीला ना पढ़ो, अभी ढीला पढ़ोगे ना, अभी अपने आप को सुपर हीरो समझोगे, तो आगे मारे जाओगे, ठीक है। आगे बहुत प्रॉब्लम होगी आपके लिए। इसलिए मैं आप लोगों को ये बहुत बहुत दिल से आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ प्लीज़, अभी तक जो हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप लोगों के साथ साथ मैंने भी हर रोज़ 3-3 4-4 घंटे पढ़ाई की है, ताकि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करें। आप चेक करें, पेड वगैरह कोर्सेज जिन लोगों ने स्टार्ट किए हैं, जिन इंस्टीट्यूट्स ने स्टार्ट किए हैं, उनका कंटेंट देख लीजिए, हमारा कंटेंट देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, हम किस तरह से मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हमारी एक ही दर्द है कि हमारी वजह से किसी घर का चिराग जो है वो आगे जो है बुझे ना, ठीक है। उसको किसी और काम के लिए जो है नहीं जाना पड़े, ठीक है। वो खाली जो है उसको एक अच्छी नौकरी मिले, एक अच्छी पोजीशन मिले, ताकि उनके जो पेरेंट्स के ड्रीम है, उनके जो वेल विशर्स के ड्रीम है, वो पूरे हो जाएं। प्लीज़ मोटिवेशन जो है ना, हर रोज़ आप मोटिवेशन मैं इसीलिए मोटिवेशन बार बार नहीं देता हूँ, क्योंकि आप इम्यून हो जाओगे मोटिवेशन के लिए। आपकी मोटिवेशन जो है वो अंदर से आनी चाहिए। एक बार अपने पेरेंट्स की तरह देखें, ठीक है, मोहब्बत की नज़रों से एक बार पेरेंट्स के लिए देखें, तरह देखें, और फिर सोचें वो आपकी तरह किस नज़र से देख रहे हैं, वो आपसे क्या उम्मीदें लगाए रखे हैं, ठीक है। प्लीज़ खुदा के वास्ते आप जो है अभी ढीला ना पड़े, ठीक है। चलिए, आज का लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद हमारा एक टॉपिक रहता है रोल ऑफ आईटी इन ई गवर्नेंस, उसका लेक्चर आ जाएगा। उसके बाद आपको कंपाइल्ड पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद आपका कंप्यूटर का सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। इजाज़त दीजिए। आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। उनको कह दीजिएगा कि अभी जो है, जो आपने है लेक्चर को जल्द से जल्द वॉच करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आते हैं, अभी मैं उसको रिप्लाई कर देता हूं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स का हमने 4 महीने पहले कंप्लीट किया, 3 महीने पहले कंप्लीट किया है। अभी स्टूडेंट जो है पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर की क्वेरीज पूछते हैं, तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं भी भूल चुका हूँ वो जब हमने वो स्टार्ट किया है। अभी आप फ्रेश हैं, अगर आप अभी जो है क्वेरीज पूछेंगे, अभी हम ये ऑलरेडी इसके साथ इन टच है, तो अभी आप क्वेरीज पूछेंगे तो मैं उन क्वेरीज का जो आंसर भी कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए बाय, इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रख लीजिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।